देखो बेटा, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने देखा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है इंटरफेरेंस पैटर्न, ये देख लिया था। ठीक है, इंटरफेरेंस के न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर लिए थे, स्लिट को अगर इमर्ज करते हैं तो कैसे क्या होगा ये सब देख लिया था। आज करना है शेप ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है ना, हेडिंग डालिए शेप ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। शेप ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। अब जैसे शेप ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। अब जो हमको फ्रिंजेस मिल रही है ना, वो किस शेप की मिल रही है, ये चीज डिपेंड करना है, यहाँ पे देखना है। ठीक है, तब कैसे देखेंगे जरा ध्यान से सुनना। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो स्लिट्स हैं वो कैसी हैं। ठीक है, आपकी जो स्लिट्स हैं वो कैसी हैं। तीन तरह की स्थिति हो सकती है। ठीक है ना, जो आपने यहाँ पे स्लिट्स ली थी S1 और S2, जो सोर्स हैं हमारे वो कैसे हैं, S1 और S2 हमारे ये सोर्स है पॉइंट साइज। ये कैसे हैं, पॉइंट साइज सोर्स है। मतलब ये कैसे हैं, ये यहाँ पे पिन होल टाइप है। मतलब एक छोटा सा पिन लिया, उसमें हम लोगों ने छेद कर दिया, सोर्स बन गया। ठीक है, अगर कभी ऐसा यहाँ पे सोर्स मिले और हमारा जो प्लेन है, प्लेन हमारे लिए कैसा हो, पैरेलल हो इस सोर्स के, तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा ना हम लोगों को, वो बेसिकली कैसा मिलने वाला है इंटरफेरेंस पैटर्न। इस तरह का फिगर बना देता हूं। तो जो यहाँ पे हमको पैटर्न मिलेगा वो कुछ मिलेगा हाइपरबोला की तरह, ऐसे ऐसे। और ये है सेंटर ब्राइट। मतलब ऐसे पैटर्न्स मिलेंगे। अगर आप सोचें कि सर ये एकदम क्या हमें एकदम फ्लैट ऐसे सरफेस मिलती जाएगी, जैसे ये ब्लैक मतलब डार्क, फिर वाइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, तो ऐसा नहीं। ये जो शेप मिलेगा हमको स्क्रीन में, वो स्क्रीन में ऐसे मिलेगा हाइपरबोला की तरीके से। ठीक है ना, ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए हो रहा है कि बेटा ध्यान से सुनना। अगर इन दोनों सोर्स की मैं बात करूं, तो सपोज इन दोनों का जो पाथ डिफरेंस यहां का था, ध्यान समझे ना सभी लोग। जैसे मान लो आप ये भी करते हो कि सपोज देखो यहां से ये वेव गई, यही वेव यहां से यहां टकरा गई। ध्यान सुनना। अब जैसे स्क्रीन में अगर 3D फिगर में तुमको बताऊं, यहां की दो सोर्स है, जो यहां पे पॉइंट का पाथ डिफरेंस दे रहा है वो यहां के पाथ डिफरेंस सेम नहीं देगी। बात नहीं समझे मेरी, कुछ 3D में फिगर समझ में नहीं आ रहा है तो चल रहे हैं। अब सुनना, देख इधर आ पहले। जैसे देखना, ये दो वेव्स जा रही थी, ये ऊपर वाली वेव, ये नीचे वाली वेव। अभी ये दोनों जहां से देखो पेन स्टार्ट हो रहा है, वहां पे दोनों सोर्सेज हैं, क्या हैं, और ये जाकर के इस पॉइंट पे कॉन्साइड हो रही थी। ठीक है, देख लो सभी लोग, देख लो पेज की लाइन देख लो सभी लोग, ये देखो पेज की लाइन भी दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सेम पाथ था, सेम पाथ डिफरेंस था दोनों वेव्स के बीच में, तो ब्राइट दे रहा था। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि जिस पॉइंट में मैंने इंटरसेक्ट किया उसी के जस्ट बगल में लेके आऊं, तो जब यहाँ लेके आऊंगा तो पाथ डिफरेंस सेम नहीं होगा। वो पाथ डिफरेंस कहाँ सेम होगा, हल्का सा ऊपर, देखो यहाँ पे, फिर और ऊपर। तो इस तरीके से देखो ये स्ट्रक्चर कैसे बना, कैसे बन गया, हाइपरबोलिक। अब आई बात समझ, वहां क्यों नहीं सेम हो रहा है, क्वेश्चन ये है। अब जरा एक काम करना, वही लड़के आपको ये लग रहा है सर वहां क्यों नहीं सेम हो रहा, जिसमें समझ में आया कि जब दो पिन होल हैं और हमारी जो स्क्रीन है वो पैरेलल टू द स्लिट्स हैं, वहां पे हाइपरबोला बनेगा। क्या बनेगा, हाइपरबोलिक पैटर्न बनेगा। कैसे बनेगा, हाइपरबोलिक पैटर्न। ठीक है, ये यहाँ पे हाइपरबोलिक पैटर्न।
ठीक, चलो भाई। दूसरा सर, अगर हॉरिजॉन्टल में स्लिट्स हैं तो पिन होल जो ये हैं ये हॉरिजॉन्टल में है और ये स्क्रीन है, यहाँ पे कैसा है, ये स्क्रीन है। ध्यान सुनो लड़के, ये देखो, अब आई बात समझ में? तो ये लड़के जब यहाँ पे आएगा ध्यान से सुनना, इस केस में कैसा बनेगा, सर्कुलर बनने वाला है। कैसा? सर्कुलर। क्यों सर? अगर सेंटर में देखेंगे है ना, अरे यार बात मत करो, जब सेंटर में देखोगे ये इसकी वेव भी इधर इधर ही है, तो ये क्या देने लगा, सेंटर राइट। क्या देने लगा? और जब यहाँ पे जैसे पेन हम लोग लिए थे, सर्कुलर कैसे बनता है, जब इस पॉइंट में मिला तो हम लोग क्या करने लगे कि हम लोग इसके बगल वाले पॉइंट को मिलाते गए, जहां जहां पे हमारा पाथ डिफरेंस क्या आ रहा था, सेम आ रहा था, तो वो लोकस क्या बना रही थी, सर्कुलर बना रही थी। तो इसीलिए इस केस में कैसा बनने वाला है, इस केस में जो भी हमको यहाँ पे फ्रिंजेस मिलेंगी वो कैसे मिलेंगी, सर्कुलर। कैसे फ्रिंजेस मिलेंगी, सर्कुलर। एक बात बता दूं, ये कहाँ पे पूछा जाएगा? नहीं, हाँ वही कह रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको सीधे सीधे ये दे देगा, इफ स्लिट्स आर पिन होल स्लिट्स आर इन हॉरिजॉन्टल लेवल एंड अ स्क्रीन इज वर्टिकल लेवल, देन इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी प्लेन, हाइपरबोलिक, सर्कुलर, नन ऑफ दीज। हाँ, वहां बनाना नहीं है, उसमें वो क्वेश्चन ऐसे ही दे दिया, हो गया। पता कैसे चला आपको? देखो हमें कैसे पता चला, बुक में लिखा है, बुक्स में लिखा है। और सुनिए, नहीं अच्छा चलो मैं एक काम करता हूँ, आज इसका एक कोई एनिमेटेड वीडियो अगर मिलता है तो वो देख लेता हूँ, ठीक है? अब समझ आएगा न, मारून घंटा भाग मारेगा यहीं पे। हाँ चलो, दूसरा आया, ठीक है ना? अब जरा ध्यान सुनना, ये तो दूसरा हुआ। थर्ड है, स्लिट्स अगर हमारी रेक्टेंगुलर हैं, पिन होल के जैसी नहीं है, सर्कुलर नहीं है, रेक्टेंगुलर स्लिट्स हैं, मतलब जैसे क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर स्पेस दे दिया गया ना, उनको बोलते हैं स्लिट्स। तो कुछ ऐसे अगर स्लिट्स हमारे पास हुए लगे, देखो ये स्लिट्स को मैं आपको फिगर दिखा रहा हूं कैसे, जैसे ये पेज था पूरा बेटा, ये अगर पूरा पेज था, और ये देखो ये S1 और ये S2, और पीछे से पूरा प्लेन पैटर्न आ रहा था, ठीक है? जैसे कि ऐसे ना, एक पेज लूं मैं और एक पेज लेने के बाद दो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स कट कर दूं, तो वो सोर्सेस अब कैसी हो जाएंगी, कैसे सोर्सेस हो जाएंगे, रेक्टेंगुलर स्लिट्स हो जाएंगी, रेक्टेंगुलर स्लिट्स हो जाएंगी। तो यहां से जब जाएगा ना, तो यहां के केस में क्या होगा, जब रेक्टेंगुलर जा रहा है तो यहां पे जो हमको मिलने वाला है पैटर्न, यहां पे जो पैटर्न मिलेगा वो कैसा मिलेगा। अब देखो रेक्टेंगुलर होने की वजह से, रेक्टेंगुलर होने की वजह से जो यहां से लाइट और यहां से लाइट आ रही है, वो मतलब क्या मिलेगा, अब तुमको काफी दूर तक रेक्टेंगल मिलेगा और साइड में कैसे हो जाएंगे, हाइपरबोलिक, ऐसे ऐसे पैटर्न मिलेगा आपको। क्यों ऐसा क्यों मिल रहा है? क्योंकि देखो सर, रेक्टेंगुलर होने की वजह से हर पॉइंट सोर्स नए सोर्स की तरह काम कर रहे हैं, ये भी अपना काम दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो ये क्या करेंगे, देखो सेम जा रहे हैं, तो देखो उनके सब के लिए यहाँ पे स्क्रीन आपको ऐसे मिल रही है। लेकिन जब ज्यादा साइड में हो जाओगे तो देखो ये वाला पॉइंट सोर्स की तरह अपना अकेले काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए कैसा हो जाएगा, कर्वेचर वाले। आई बात समझ में? तो बीच में कैसा मिला, बीच में हम लोगों को फ्लैट मिल रहा है, प्लेन वेव फ्रंट्स मिल रहे हैं, मतलब प्लेन फ्रिंजेस मिल रही हैं, लेकिन कॉर्नर्स में फिर कैसा हो गया, हाइपरबोलिक हो गया। अबे सुनो, हाँ सर्कुलर मतलब ये एकदम एज जैसे नहीं है, ये सर्कुलर टाइप ही बना हुआ है, ऐसे साइज बना नहीं। अब समझ आया? ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसे तुमको मिलने वाले हैं, मिड में कैसा मिलेगा, प्लेन, ठीक है ना, और कॉर्नर्स में हाइपर बोलिए, हाँ अब मुझ में ज्यादा मतलब ज्ञान बांटने लगा ना, इसलिए चलो अब आपको कॉपी में नोट कर लेना है। क्या करना है,
अगर दो स्लिट्स जो हैं वो कैसी हैं, स्लिट सोर्स जो हमारे यहाँ पे लाइट सोर्स है जो कैसे हैं, पिन होल में है और पैरेलल स्क्रीन है तो हाइपरबोलिक पैटर्न। अगर ये हॉरिजॉन्टल है और ये प्लेन मतलब वर्टिकल रखा हुआ है तो कैसा, सर्कुलर पैटर्न। अगर स्लिट्स रेक्टेंगुलर हैं तो कैसा होगा, बीच में प्लेन मिलेगा लेकिन कॉर्नर्स में हाइपरबोलिक मिलेगा। अब समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। लिख लो उसको बोल बोलिए, हाइपरबोलिक जब नहीं रहा है। क्या बोले, नाउ चलो। तो कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, ठीक है। देखो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस क्या होता है, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस क्या होता है, इसमें इंटरफेरेंस जो सुनो जिसमें फ्रिंजेस की ब्राइटनेस और डार्कनेस जो है ना वो टाइम के साथ साथ चेंज ना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। तो लिख लो द इंटरफेरेंस पैटर्न, द इंटरफेरेंस पैटर्न, द इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच the position of maximum and minimum in which the positions of maxima and minima of intensity, the positions of maxima and minima of intensity on the interference pattern on the नहीं ऑन द इंटरफेरेंस पेट कर दो, ऑन द स्क्रीन डू नॉट चेंज विद टाइम, स्क्रीन डू नॉट चेंज विद टाइम इज कॉल्ड सस्टेन और परमानेंट इंटरफेरेंस पैटर्न, इज कॉल्ड सस्टेन और परमानेंट इंटरफेरेंस पैटर्न। क्लियर, ओके। अब एडिंग करिए कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न, कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। हाँ तो कुछ कंडीशंस है ना उनको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन जो एक बार बता दी गई वही रहे तो कुछ चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी और वो चीजें लिखी हुई हैं आपके सामने, देखो। हाँ ऑनलाइन कैंडिडेट्स आपकी स्क्रीन में लिखा हुआ है देख सकते हो आप। देखो कोहेरेंट सोर्स मैंने क्या बोला, कोहेरेंट सोर्सेज आर दोस व्हिच हैव कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, सेम फ्रीक्वेंसी एंड जीरो एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। और दूसरी बात ये क्या बोल रहा हूं, कोई भी दो कोहेरेंट जो सोर्सेज होते हैं वो कोहेरेंट नहीं हो सकते। तो कहोगे अगर नहीं हो सकते तो ये S1 और S2 क्यों लगाया, फिर ये कोहेरेंट कहां हो गए, तो इसीलिए दो इंडिविजुअल बल्ब नहीं लगाए थे हमने क्या किया था अपने इसमें, हमने बल्ब सिर्फ एक लगाया था यहाँ पे और ये लाइट यहाँ भी दे रहा था और यहाँ भी दे रहा था, फिर यहाँ से लाइट ये गई थी और ये यहाँ पे ये गई थी। बोलो बात समझ आई थी नहीं? तो एक बार हमने क्या खास बात बोली, टू सोर्सेस कैन नॉट बी कोहेरेंट। तो अगर कोहेरेंट सोर्स रखना है तो पेरेंट सोर्स को सेम रखना पड़ेगा, पेरेंट सोर्स को सेम रखना पड़ेगा और उसी से जुगाड़ करके दो सोर्स क्रिएट कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे हमने कैसे किया, बाय एम्पलीट्यूड डिवीजन मेथड, इसको क्या बोलते हैं। अब कैसे कोहेरेंट सोर्स जनरेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे जब हम बात ये लिखेंगे if two sources cannot be coherent तो हम लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं, फॉर कोहेरेंट सोर्सेस पेरेंट सोर्स should be same, ध्यान सुनो लड़के, पेरेंट सोर्स सेम होना चाहिए, ठीक है ना। कोहेरेंट सोर्स कैन बी क्लास
क्रिएटेड बाय टू मेथड्स, है ना, कोहेरेंट सोर्सेस क्रिएटेड बाय टू मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स हैं? एक है बाय एम्पलीट्यूड डिवीजन मेथड, पहला है बाय एम्पलीट्यूड डिवीजन मेथड, और दूसरा है बाय इंटेंसिटी डिवीजन मेथड। कैसे? देखो बेटा, जैसे यहाँ पे एक सोर्स जा रहा था ना, तो अगर यहाँ पे एक सोर्स जा रहा था तो हम लोगों ने क्या किया, ये देखो, तो अगर सपोज यहाँ पे हमारे लिए क्या हो रहा है, ऐसे फ्रिंजेस ये जा रहे थे वेव फ्रंट, बोलो बेटा, तो ये पॉइंट नए सोर्स की तरह ट्रीट करने लगेगा। हाँ सर। तो देखो ये एक नया सोर्स बना और ये भी एक नया सोर्स बना, एम्पलीट्यूड्स क्या हुए, डिवाइड हुए, एम्पलीट्यूड्स क्या हुए, ये मेथड है। दूसरा कौन सा मेथड सर? बाय रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन से इंटेंसिटी क्या होती है, डिवाइड होती है। अगर सपोज यहां से कोई लाइट रे होती, इधर से जाने के बाद थोड़ा सा इसको ऐसे कर दें, हाँ ऐसे, इधर से जाने के बाद किधर चली गई, इधर। देखो ये जो एक लाइट रे जा रही है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी कि नहीं होगी, बोलो यार। देखिए क्यों, क्योंकि पेरेंट सोर्स सेम है। अच्छा अब जरा ध्यान सुनो, क्वेश्चन एक पूछा जाता है, व्हाई टू सोर्सेस कैन नॉट बी कोहेरेंट, एग्जाम में पूछा जाता है, अभी हम लोग लिखेंगे भी। पहले तो हम लोग ये बता रहे हैं कि कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं सर, जिनकी फ्रीक्वेंसी दो सोर्सेस जिनकी सेम हो, कांस्टेंट या जीरो फेज डिफरेंस हो, ठीक। तो इंडिविजुअल सोर्स कभी कोहेरेंट सोर्स नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, वो चीज सुनना। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई टू इंडिविजुअल सोर्सेस कैन नॉट बी कोहेरेंट। अगर मैं दो बल्ब लेता हूं, दोनों सूर्या कंपनी के, और 10 वाट, दोनों 10 वाट की एलईडी है, 220 वोल्ट सप्लाई मांग रहे हैं, सब कुछ सेम है, मटेरियल सेम है, फिर भी ये दोनों इंडिविजुअल सोर्सेस जो है कोहेरेंट सोर्स नहीं होंगे। रीजन क्या हुआ, जैसे दोनों बल्ब को हम लोगों ने सॉकेट पे लगाया और स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन करते ही कौन सा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल से जंप करके किस और दूसरे ऑर्बिटल में जा रहा है, ये किसी को नहीं पता और ना ही ये कंट्रोल में है। समझ में बात आ रही नहीं आ रही? क्योंकि सबको पता है एनर्जी कहां से मिल रही है, जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिटल से जंप करके लोअर एनर्जी लेवल में आता है। तो बेटा जब एनर्जी लेवल डिफरेंट होंगे तो लैम्डा डिफरेंट होगा, और लैम्डा डिफरेंट होगा तो फ्रीक्वेंसी नहीं। समझ में आया? एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेट करना है आपको, याद करिए, आप सभी ने एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, स्पेक्ट्रम पैटर्न पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये ऐसे ऑर्बिटल्स होते थे, इलेक्ट्रॉन जंप करता है, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल से कहां पे जंप हुआ, तो ये एक मटेरियल में वही जान सकता है, अंदर उसमें कोई कंट्रोल हम लोगों का नहीं, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी अगर दो जगह से लाइट आ रही है, पता लगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहीं से और जंप हो रहा है, यहाँ पे कहीं और से जंप हो रहा है, और दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, तो वो कोहेरेंट सोर्स। इसीलिए क्या खास बात बोली, अगर कोहेरेंट सोर्स होना है तो उनको पेरेंट सोर्स लेना पड़ेगा। पेरेंट सोर्स क्यों लेना पड़ेगा, अगर लाइट रे यहाँ से जनरेट हो रही है तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एक ही ट्रांजेक्शन से तो हो रही है, बस। अब जब वहां से जाए यहाँ से जाए, फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या है, सेम है। बोलो अब बात समझ में आई, क्लियर बात हो गई, वेरी गुड। तो क्या यहाँ पे आपने क्या क्या लिखा, कैन नॉट बी कोहेरेंट, इसका रीजन भी आपको लिख लेना है। क्या रीजन लिखोगे, क्या रीजन आप लिखेंगे, टू सोर्सेस कैन नॉट बी कोहेरेंट, टू इंडिविजुअल सोर्सेस कैन नॉट बी कोहेरेंट बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज टू लाइट्स नेवर मैच। क्यों, ट्रांजैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम विच ऑर्बिटल टू विच ऑर्बिटल वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, इट्स नॉट अंडर आवर कंट्रोल। यस, वेरी गुड, ये चीज आप लिख सकते हैं। तो जल्दी से पहली लाइन, फिर दूसरी, कोहेरेंट सोर्स अगर रहना है तो पेरेंट सोर्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। थर्ड, कैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, दो मेथड, एम्पलीट्यूड डिवीजन मेथड, इंटेंसिटी डिवीजन मेथड। जल्दी करिए, चलो एक बार फिर से देख लो अगर किसी को नहीं आया तो। कोहेरेंट सोर्स वो सोर्सेज होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, फेज डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट होता है, पहली बात।
तो इंडिविजुअल सोर्स कभी कोहेरेंट सोर्स नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहा है किसी ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर आप दो इंडिविजुअल सोर्सेस ले लोगे तो उनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी। ठीक, ये हो गया। अगर आप कोहेरेंट सोर्स चाहते हो तो क्या होना चाहिए सर? पेरेंट सोर्स होना चाहिए, और उसी से जुगाड़ करके हमको 2 सोर्सेस 3 सोर्सेस कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? ये 2 मेथड है, एम्पलीट्यूड डिवीजन मेथड, जिसमें वेव का एम्पलीट्यूड ही क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, और इसमें इंटेंसिटी डिवाइड कर दी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये तो कोहेरेंट वाला दूसरा पॉइंट है ना। तीसरा पॉइंट, फॉर अ बेटर कंट्रास्ट, for a better contrast मतलब कि आपको प्रॉपर ब्राइट और प्रॉपर डार्क की इंटेंसिटी समझ में आए, तो उसके लिए क्या चाहिए? द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंटरफेरिंग वेव्स शुड बी इक्वल। इंटरफेरिंग वेव्स, एम्पलीट्यूड ऑफ इंटरफेरिंग वेव्स शुड बी इक्वल। अच्छा जरा सोचो कैसे अभी हम लोगों ने किया था। अगर 2 वेव्स हैं सेम एम्पलीट्यूड के हैं, ठीक है ना बेटा, सेम एम्पलीट्यूड के हैं, तो जब क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलेंगे तो देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये दिए, और जब क्रेस्ट से क्रेस्ट मिल जाएंगे, क्रेस्ट से क्रेस्ट, तो यहाँ पे कितना मिला? 0। तो डिफरेंस देखो समझ में आ रहा है। अगर मान लो ऐसा होता कि सर A1 और A2 अलग अलग होते, तो ये भी कुछ ना कुछ ऊपर उठ जाता, तो फिर हमको ये भी कुछ ना कुछ ब्राइट दिख रहा होता कि ना दिख रहा होता, और ये तो ऑलरेडी ब्राइट था, तो फिर मजा नहीं आती। क्या चाहिए? एक में इंटेंसिटी पूरी 0 चाहिए, तो ये क्या हुआ? देखो पूरी इंटेंसिटी 0 और ये मैक्सिमम, तो हमको आराम से दिखेगा ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ये पैटर्न आराम से दिखेगा। तो क्या चाहिए? एम्पलीट्यूड्स ऑफ द 2 वेव्स शुड बी सेम। ठीक है, सेम कैसे करेंगे? हाँ, अब सेम कैसे होगा? तो जो ये स्लिट की देखो ये विड्थ है ना, सपोज ये W1 ये W2, क्या करेंगे? जैसे जो बोला ना कि एम्पलीट्यूड सेम कैसे करेंगे, तो जरा ध्यान सुना। ये जो स्लिट विड्थ है, इन होल्स हैं, उनकी जो रेडियस होगी है ना, सपोज ये W1 यहाँ पे है, इसकी W2 है, तो जो यहाँ पे रिलेशन आएगा वो क्या होगा? W1 upon W2 is equal to A1 square upon A2 square is equal to I1 upon, तो अगर ये बस लिख लो, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड का ये होगा तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा हो जाएगा। तो ये रिलेशन है क्या है? स्लिट विड्थ है, यहाँ ये स्लिट विड्थ है, और अगर स्लिट विड्थ ज्यादा होगी तो वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा? ज्यादा होगा, तो इंटेंसिटी भी ज्यादा होगा। तो अगर आप इक्वल करना चाहते हैं तो इन दोनों का जो रेडियस है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, ठीक, ओके। नेक्स्ट वन, द 2 सोर्सेस शुड बी नैरो। नेक्स्ट पॉइंट है, द 2 सोर्सेस should be narrow, otherwise the 2 sources should be narrow, otherwise interference will occur between two sources should be narrow, otherwise interference will occur between waves of different parts of the same source. Should be narrow, otherwise the interference will occur between waves of 2 different part of the same source. मतलब क्या हुआ? मतलब ये होगा कि अगर आप इसको ज्यादा बड़ा कर देंगे ना, तो इसी की एक वेव इसी के दूसरे वेव से इंटरफेरेंस बनाना शुरू कर देगी, और वो कंट्रास्ट को क्या कर देगी? पुअर कर देगी। मतलब इसी से एक वेव जा करके दूसरी वेव भी यहीं से जाके वो दोनों इंटरफेरेंस करे दे रही, तो वो कंट्रास्ट को क्या कर देगी? पुअर कर देगी। तो इसलिए कैसा होना चाहिए? नैरो स्लिट होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, मोनोक्रोमेटिक लाइट शुड बी यूज्ड। मोनोक्रोमेटिक लाइट शुड बी यूज्ड।
लाइट इसलिए यूज करिए क्योंकि अगर आपने यहाँ पे व्हाइट कलर यूज कर लिया तो बेटा 7 कलर्स जा रही हैं, 7 कलर्स अपना ब्राइट डार्क बना रही हैं, तो आपको वो पैटर्न ही नहीं ऑब्जर्व होगा। ठीक है ना, इसलिए कैसे होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज होनी चाहिए। ठीक, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा। हाँ ठीक है। हाँ? इधर कैसे दिखेगा, अगर आप व्हाइट ले लेंगे ना तो बेटा वो सुनेगा यार, अगर व्हाइट ले लोगे तो यहाँ पे आप ब्राइट डार्क ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे क्योंकि हर कलर अपना ब्राइट डार्क बना रहा है और सब एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे। यस सर। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट the interfering waves must travel nearly along the same direction. The interference wave must be travel along the same direction, nearly same direction, है ना? ठीक है, लास्ट पॉइंट adjust distance between, लास्ट पॉइंट कौन सा है, adjust distance between slits and screen। सर इसकी स्पेलिंग क्या है? adjust AD, adjust distance between screen and slit sources so that sufficient fringe width can be obtained, sufficient fringe width can be obtained। मतलब अब ऐसा सुनो ध्यान से, कैपिटल डी इतना ऐसे अरेंज कर लो कि फ्रिंज विड्थ आपको समझ में आवे, ऐसा ना हो कि फ्रिंज विड्थ समझ में ना आए। पता लगा क्या करो, इतना दूर कर दिया कि आप ऑब्टेन नहीं कर पा रहे उसको, या इतना पास कर दिया कि दो ब्राइट्स आपस में मैच हो जा रही हैं, ब्लैक कहीं समझ में नहीं आ रही है, तो इसलिए ऐसा होना चाहिए। तो ये नेसेसरी कंडीशंस थी सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए। ठीक है, तो इतना आप लोग कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है, नहीं आता, तो आप मुझे बताइए। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अब इसके आगे, ये रूट I1 को कॉमन ले सकते हो या रूट I2 को कॉमन ले लें। तो यहाँ पे जब हम लोग रूट I2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट I2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ I2 बाहर आएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, रूट I1 बाई I2 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन, यहाँ से भी I2 कॉमन लिया, रूट I1 माइनस I2 माइनस 1 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, I max अपॉन I min। अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, अगर यहाँ पे रूट लगा हुआ है तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि सर जो I max अपॉन I min जो है उसका रेशियो, क्या यहाँ पे हम लोग सीधे A1 अपॉन A2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो। यानी A1 बाई A2 माइनस, ये कौन सा है, ऊपर प्लस होगा ना, ऊपर प्लस का स्क्वायर, और नीचे ये जो हो जाएगा A1 बाई A2 माइनस 1 का स्क्वायर। अब जो रेशियो ऑफ R लेट कर लेंगे, R क्या है, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स। सो दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज I max अपॉन I min, यहाँ से कितना हो जाएगा, R प्लस 1 R माइनस 1 का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से सुनो बच्चे, यही जो रेशियो है इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, रूट WI1 अपॉन WI2। ये क्या है, WI1 अपॉन WI2, विड्थ, सॉरी ये रूट नहीं होगा, कल आप लोगों को देखा था ना। तो अगर कभी आपको क्वेश्चन कैसे याद है, ये फॉर्मूले से क्यों इतना सारा मैं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कभी आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि दो वेव्स जो होंगी, हाँ अगर आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान से सुनना बच्चे। अभी आपको ये आसान लग रहा है, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि टू लाइट सोर्सेस हैविंग इंटेंसिटी रेशियो 1/2, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी। तो अब आप कहोगे लो हमें तो इस तरह पता नहीं था, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इन फॉर्मूले को यूटिलाइज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इफ स्लिट
स्लिट विड्थ रेशियो गिवन है 2:1, यानी हमें क्या दे दिया गया, W1 W2 दे दिया गया। अब हमें वो इंटेंसिटी मैक्सिमम अपॉन इंटेंसिटी मिनिमम चाहिए, तो कैसे मिलेगा? तो इस तरीके से ये फॉर्मूले के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी, और इतना नोट करिए। अब बेटा कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके स्क्रीन में है, इसको देखिए फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलो देखो भाई, ये क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो कितना गिवन है? आई मैक्स अपॉन आई मिन का रेशियो गिवन है कितना? 25/9, क्लियर है। और पूछा है विड्थ का रेशियो कितना होगा, ये पूछा है, ये पूछा है। ये क्या है? W1 W2, ये जो स्लिट विड्थ है ना W1 W2, ये इनका रेशियो पूछा है। अब समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? कैसे करेंगे सर? अब देखो इतने सारे फॉर्मूले याद कर पाना हमारे पास का नहीं है, हमें सिर्फ एक फॉर्मूला तैयार है, और वो कौन सा? आई मैक्स अपॉन आई मिन इज इक्वल टू रूट I1 रूट I2 का स्क्वायर अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर। बोलो, पता है कि नहीं? yes, अब तुमको W1 और W2 चाहिए, तो जरा ये बताओ, इनको क्या मैं एम्पलीट्यूड के टर्म्स में लिख सकता हूँ क्या? लिख लिए ना? आई मैक्स अपॉन आई मिन, A2 कॉमन ले लिया, A1/A2 प्लस 1 अपॉन A1/A2 माइनस 1, और ये कितना है? 25/9। अंडर रूट ले लो दोनों साइड में। जैसे ही दोनों साइड में अंडर रूट लिया तो कितना आ जाएगा? यहाँ आएगा 5/3, और ये आएगा A1 प्लस 1 माइनस 1। अब बस इसको अगर स्मॉल r लेट कर लो तो यही स्मॉल r निकालो, तो वही तो आंसर होगा। नहीं, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये स्मॉल, हाँ इनमें क्या करना, क्योंकि हमें पता है क्या W1/W2 जो होता है वो इनका स्क्वायर होता है। बोलो बच्चे, तो यानी हम लोग क्या करें पहले, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमें W1/W2 चाहिए तो r जो निकले उसका स्क्वायर कर देंगे, है ना? तो ठीक, इसको r लेट कर लें, 5/3 r प्लस 1 r माइनस 1, कितना हो जाएगा? 5r माइनस 5 3r प्लस 3। तो ये क्या होगा? ये 5 इधर 2r 8, r की वैल्यू कितनी? 4। अब बस देखो जरा, W1/W2 कितना होगा? 16 नहीं आया। अब पूरे समझ में नहीं आया? तो अब इतने फॉर्मूले लग रहे हैं, लेकिन अब कौन सा शुरुआत करें? हमें स्टार्टिंग यहीं से जानी चाहिए, ठीक है? नोट करो। देखो बेटा कैसे करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन में है, इसको देखिए। क्या है? आई मैक्स और आई मिन का जो रेशियो गिवन है, सॉरी I1 और I2 का उसका रेशियो गिवन है, उसको बीटा बोलते हैं। बीटा क्वेश्चन में गिवन है कि I1 और I2 दो इंटेंसिटी हैं जिनका रेशियो को बीटा बोल रहे हैं। तो हमें प्रूव करना है कि I max माइनस I min अपॉन I max प्लस I min का जो रेशियो होगा उसको 2 रूट बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ये प्रूफ करना है, ठीक है? अब जरा ध्यान सुनो, स्टार्ट कैसे करेंगे? क्या नहीं, स्टार्ट कैसे करेंगे? ध्यान सुनो बेटा। I max क्या होता है सर? रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि अब यहाँ पे जैसे हम लोग कॉमन ले लें, अंडर रूट बीटा प्लस, हाँ अंडर रूट I2 कॉमन ले लें, यहाँ से हाँ यहाँ से I2 हो जाएगा, I2 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा? रूट I1
प्लस 1 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा बेटा? बात नहीं, अंडर रूट बीटा प्लस 1 का स्क्वायर ये हुआ। भाई बात क्यों कर रहे हो? और आई मीन कितना होने वाला है? आई मीन को ऐसे सॉल्व करो तो सेम प्रोसेस सर, I2 बाहर आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट बीटा माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इनको यहाँ पे LHS कंसीडर करते हैं और उसमें सारी वैल्यूज को पुट करते हुए चलते हैं। आई मैक्स कितना? I2 रूट बीटा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस I2 रूट बीटा माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन I2 रूट बीटा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस I2 रूट बीटा माइनस का स्क्वायर। अब जरा ध्यान सुनो, कॉमन क्या लेने वाले हैं हम लोग? ठीक है ना? I2 को पूरा कॉमन ले लें और जैसे ही I2 कॉमन लोगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको स्क्वायर करें, बीटा प्लस 1 प्लस 2 रूट बीटा 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 माइनस 1 प्लस 2 रूट बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 प्लस 2 रूट बीटा बीटा प्लस 1 माइनस 2 रूट बीटा। ठीक है, ऊपर से देखो ये गए, नीचे से ये गए, यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स 2 रूट बीटा कॉमन ले लिया 2 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आया? 2 रूट बीटा प्लस, बोलो भाई। यस सर, आ गया। क्लियर है ना? हाँ सर। चलो, तो इस तरह के इंटरफेरेंस के क्वेश्चन सब आप कर सकते हैं। इंटरफेरेंस पूरी तरह से खत्म हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डिफ्रैक्शन। हेडिंग डाल लीजिए डिफ्रैक्शन। तो देखो बेटा, डिफ्रैक्शन में क्या होता है? जनरली आप जब देखेंगे, ध्यान सुनो, डिफ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं सिंगल स्लिट इंटरफेरेंस। मतलब अभी यहाँ पे हम लोग डिफ्रैक्शन को क्या बोल सकते हैं? सिंगल स्लिट इंटरफेरेंस। जैसे अब क्या होता है, आपको याद करिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जो अगर सस्टेन इंटरफेरेंस चाहिए था तो आपको नैरो स्लिट्स चाहिए थी। हमने किसी ने कहा कि वाइड क्यों नहीं हो सकती? वाइड जब हो जाएगी तो पहले जो सोर्स है उसी से जो लाइट आ रही है उसी की दूसरी सोर्सेज से वो इंटरफेरेंस शुरू कर देगा, तो वो जो होगा वो फिनोमिना कहलाता है डिफ्रैक्शन। जैसे ध्यान सुनना क्या हो रहा है, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन, तो डिफ्रैक्शन फिनोमिना क्या है? Diffraction is the phenomena of bending of light around the obstacle or corners. Diffraction is the phenomena of bending of light around the corners or obstacle. ठीक है ना? ऑब्स्टिकल मतलब जो बीच में पार्टिकल्स मिल जाते हैं, है ना, रुकावटें हो जाती हैं, उनके बीच से जो क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। जरा ध्यान सुनिए कैसे, सुन जाने रहो लगे। जैसे सपोज ये पूरा सब ब्लैक स्क्रीन था, ठीक है, आप अगर यहां से कोई लाइट रेस को दें तो आप सबने पढ़ रखा है लाइट रेस आर ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये पूरा ब्लैक कलर का स्क्रीन था, ये भी पूरा ब्लैक था, आप यहां से टॉर्च को मतलब टॉर्च के थ्रू रोशनी देंगे तो लाइट रेस को जाना कैसे चाहिए था? ऐसे। बट प्रैक्टिकली होता क्या है, जो आपको सेंटर ब्राइट मिलना था वो इतने में मिलना था, लेकिन आपको ब्राइट कितने में मिलता है? ठीक है ना? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने पढ़ा ना डिफ्रैक्शन क्या होता है। डिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना इन विच लाइट रे बेंड अराउंड द ऑब्स्टिकल और कॉर्नर्स। ठीक है ना? तो देखिए लाइट रे यहां जा रही थी, लेकिन इसके बाद वो लाइट रे अपने कॉर्नर्स की तरफ मुड़ गई, बेंड हो गई। तो इसलिए बेंड हो गए तो धीरे धीरे कैसे हुए, यहां तक चले गए। जाना कितना देगा? इतना, लेकिन ऐसा नहीं। आधी बात समझ में? तो क्लियर है? तो यही फिनोमिना कहलाता है डिफ्रैक्शन। वहां डिफ्रैक्शन में कोई डाउट बताओ? मैं नहीं पूछ रहा हूं, फिर से बोलूं? हाँ, ऑब्स्टिकल का भी तुमको बताते हैं। ऑब्स्टिकल का भी ध्यान सुनो। हाँ सुनिए, ध्यान सुनना। जैसे क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे कोई छोटा सा ऑब्स्टिकल रखें और पॉइंट सोर्स रखें बेटा, मतलब यहाँ से कोई लाइट रेस जा रही हो,
यहां से कोई लाइट रेस जा रही है, और तो कायदे से ये होना चाहिए ना कि स्क्रीन जो ये है, ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन में आपको इतनी डिस्टेंस पे आपको क्या हो, ब्लैक दिखना चाहिए, और पूरे में कैसा दिखना चाहिए, व्हाइट, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ये लाइट रे जा रही होती है, देखो इतने में पूरे में ब्लैक दिखता है, ये ऑप्टिकल इतने में था, लेकिन कितने में दिख रहा है, इतने में। कभी अगर आपने देखा हो कि अंधेरे में, जैसे पहले तो क्या लाइट चली जाती थी तो टॉर्च वगैरह जलाते थे, या फिर पहले गैस वाली वो आती थी ना, सिलेंडर, लालटेन, उनको रख दिया जाता था। तो अगर छोटे से अगर किसी पेन को या पेंसिल को भी आप ऐसे दिखाते थे दीवार में, तो दीवार में उसकी जो शैडो बनती थी वो कैसी बड़ी बनती थी, है ना। सेम वही फिनोमिना है क्या, डिफ्रैक्शन। तो बात समझ आई कि नहीं, क्लियर हुआ। तो डिफ्रैक्शन की लेंथ डेफिनेशन लिख लेते हैं, ये दोनों फिगर बना लेना, फिर आगे काम शुरू करेंगे। लिख लो। हाँ, फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, हाँ, फिनोमिना of bending of light around the corners of small obstacle, the phenomena of bending of light around the corners of small obstacles or apertures and its consequent spreading into the regions of geometrical shadow, consequent, spreading into the regions, consequent spreading into the regions of geometrical shadow is called diffraction of light. Of geometrical shadow is called diffraction of light. ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये क्या है आपका अपर्चर, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। ये अपर्चर है, ठीक है ना। यहाँ पे पूरे में क्या मिलेगा, सेंटर ब्राइट मिलेगा, क्या मिलेगा, सेंटर ब्राइट, और ठीक है। यहाँ पे ये क्या है हमारा ऑब्स्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलना चाहिए था, यहाँ पे हमको क्या मिलना चाहिए था, शेडो मिलनी चाहिए थी, बट शेडो कितने में मिलेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। मिलना कितने में चाहिए था, कितने में, बिल कितने में रही है। तो ये फिनोमिना है डिफ्रैक्शन, ठीक है। अब डिफ्रैक्शन की जो पूरी एनालिसिस है वो नेक्स्ट टर्म पे हम लोग कल सुबह 8 बजे मिले ना। यस सर, स्पीकर बना लो, आज से नहीं रखेंगे, बाकी कल सुबह 8 बजे।